आज हम लोग बात करेंगे एस्चेरिया कोलाई के बारे में। ई कोलाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ई कोलाई। सबसे पहले देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। दे आर ग्राम नेगेटिव। यह एक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, नॉन स्पोरिंग, जो स्पोर्स पैदा नहीं करता, नॉन कैप्सुलेटेड, जो कैप्सूल में नहीं पाया जाता, बेसिलाई अर्थात बेलनाकार जीवाणु, जिसकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन मीटर और चौड़ाई 0.4 से 0.7 माइक्रोन मीटर होती है। एंड मोस्ट स्पीसीज आर मोटाइल विथ पेरीट्राइकस फ्लैजिला, जिसमें ई कोलाई की ज़्यादातर प्रजातियां मोटाइल होती हैं, मतलब गतिशील होती हैं, विथ पेरीट्राइकस फ्लैजिला, तथा जिनमें पेरीट्राइकस फ्लैजिला पाए जाते हैं। पेरीट्राइकस फ्लैजिला किसको कहते हैं? पेरीट्राइकस फ्लैजिला समझ लीजिए कि ये एक बेसिलाई है, बेलनाकार जीवाणु है। इस बेलनाकार जीवाणु के कोशिका के सेल के चारों ओर अगर फ्लैजिला मौजूद है तो उसे हम पेरीट्राइकस टाइप का फ्लैजिला कहेंगे। तो इसी टाइप का पेरीट्राइकस फ्लैजिला इसमें ई कोलाई में मौजूद होता है, जो माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देता है। उसके बाद देखते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में और फैकल्टी के रूप में ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रोथ कर लेते हैं, जिनको ग्रोथ करवाने के लिए हमको सिंपल या ऑर्डिनरी मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। और यह 37 डिग्री सेल्सियस में 2 से 24 घंटे के दरमियान अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। ऑर्डिनरी मीडिया के रूप में और दूसरे मीडिया के रूप में हम सबसे पहले लेते हैं लिक्विड मीडियम। आफ्टर 12 to 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन यूनिफॉर्म टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड। लिक्विड मीडियम में 12 से 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद ये इसमें टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। दूसरा, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम। आफ्टर 12 to 18 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन कॉलोनीज अपीयर विच आर सर्कुलर, स्मूथ, कलरलेस विथ रेगुलर एज। न्यूट्रिएंट अगार मीडियम में 12 से 18 घंटे के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद पेट्री डिश में हमको कॉलोनी दिखाई देती है, जो कि गोलाकार, चिकनी, रंगहीन तथा जिनके किनारे रेगुलर होते हैं। तीसरा है मैकोंकी अगार मीडियम। दे प्रोड्यूस पिंक colonies on this medium, indicating that the organism is lactose fermenting. मैकोंकी अगार मीडियम में ये पिंक कलर की कॉलोनीज बनाते हैं और ये पिंक कलर की जो कॉलोनी होती है ये लैक्टोज के फर्मेंटेशन के सबूत होते हैं। लैक्टोज के फर्मेंटेशन के कारण पिंक कलर की कॉलोनी का निर्माण होता है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बाद आगे हम देखते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। द ऑर्गेनिज्म इज ए कॉमेंसल इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ मैन एंड एनिमल्स। They act as specific pathogen of gut, causing various gut infections, and later involve other part of the body, causing extraintestinal manifestations. The organism is commensal in intestinal tract of man and animal.
यहाँ पर कॉमेंसल का मतलब होता है सहजीवी। तो ये ई कोलाई जो है मैन और एनिमल के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सहजीवी के रूप में पहले से वास करता है, यानी कि हमारे आंतों में ये सामान्य तौर पर उपस्थित रहता है। दे एक्ट एज ई स्पेसिफिक पैथोजन ऑफ गट कॉजिंग वेरियस गट इन्फेक्शन, परंतु इनकी तादाद अधिक हो जाने के कारण ये पैथोजन विभिन्न प्रकार के मैनिफेस्टेशन और इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है। लेटर इन्वॉल्विंग अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, साथ ही साथ गट के बाद या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बाद ये शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे द क्लिनिकल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ई कोलाई आर, जैसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में यूटीआई कहते हैं। इट कॉजेस 7 to 80% इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये 70 से 80% के मामले में ई कोलाई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। द ऑर्गेनिज्म adhere to the uroepithelial cell which their fimbria and thus establish the infection. Certain predisposing factor for such infection are urinary obstruction due to enlarged prostate, calculi and pregnancy. Female are most frequently affected due to short length of urethra. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 70 से 80% मामलों में यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन करता है। द ऑर्गेनिज्म एडहेर टू द यूरोएपिथेलियल सेल, यह सूक्ष्म जीव यूरोएपिथेलियल यानी कि यूरेथ्रा की एपिथेलियल से अटैच होकर उनको संक्रमित करता है, विच देयर फिम्ब्रिया, अपने फिम्ब्रिया के सहायता से, दस स्टेबलिश द इन्फेक्शन, और संक्रमण उत्पन्न करता है। सर्टेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर सच इन्फेक्शन, इस प्रकार के यूटीआई को अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन को यानी कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी कि मूत्री पथ को अवरुद्ध कर देते हैं। जैसे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर कैलकुलाई का होना और प्रेगनेंसी। तो ये सामान्य तौर पर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज है तो उसको यूटीआई हो सकता है, अगर किसको कैलकुलाई की प्रॉब्लम है तो उसको यूटीआई हो सकता है, और प्रेगनेंसी की हालत में भी यूटीआई होने की संभावनाएं रहती हैं। फीमेल आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, इसमें इस बीमारी से या ई कोलाई से सबसे ज़्यादा ग्रसित होती हैं महिलाएं, क्योंकि फीमेल में यूरेथ्रा की लंबाई सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देखते हैं डायरिया एंड डिसेंट्री। दूसरे ये मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करता है वो है डायरिया एंड डिसेंट्री। There are 6 group of E. coli that cause diarrhea and dysentery through different pathogenic mechanism. These are डायरिया डिसेंट्री प्रोड्यूस करने वाले 6 अलग अलग ग्रुप होते हैं ई कोलाई की, जो नीचे लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला है एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई, ये मुख्यतः इन्फेंटाइल डायरिया प्रोड्यूस करता है इन्फेंट्स में। दूसरा है एंटेरोटॉक्सीजेनिक, ये चाइल्डहुड में और ट्रेवलर्स डायरिया कहलाता है। ट्रेवल्स यानी कि अक्सर ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक ट्रैवल करते रहते हैं, जीआईटी में उनके प्रॉब्लम आ जाती है और उनको परेशानी होती है। तीसरा है एंटेरोहीमोरेजिक, ये हीमोरेजिक कोलाइटिस होता है, अर्थात आंतों से ब्लीडिंग भी होती है और साथ ही साथ आंतों में सूजन होती है। चौथे प्रकार का है ई कोलाई एंटेरो एग्रीगेटिव ई कोलाई, ये मुख्यतः एचआईवी पेशेंट को होता है। डिफ्यूजली एडहेरेंट ई कोलाई, ये अक्सर जो है माल नरिश्ड चिल्ड्रंस को होता है, जो कुपोषण के शिकार होते हैं ऐसे बच्चों को होता है।
तो ये है डायरिया के प्रकार और उनमें होने वाले प्रभाव। डायरिया डिसेंट्री के बाद ये ई कोलाई प्रोड्यूस करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन। ई कोलाई ऑकर्स वुंड इन्फेक्शन, एब्सेस, पेरिटोनाइटिस, नियोनेटल मेनिंजाइटिस एंड कोलिसिस्टाइटिस। पायोजेनिक इन्फेक्शन के रूप में ये प्रोड्यूस करता है घावों में संक्रमण, एब्सेस यानी कि पस का एक्यूमुलेट हो जाना, पेरिटोनाइटिस, जीआईटी की आउटर कवरिंग जिसको पेरिटोनियम कहते हैं वहाँ पर संक्रमण, नियोनेटल मेनिंजाइटिस नवजात शिशुओं में जो है ब्रेन लेयर में इन्फेक्शन का हो जाना, और कोलेसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लैडर में सूजन हो जाना। अगला ई कोलाई प्रोड्यूस करता है सेप्टिसीमिया। ई कोलाई इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिसीमिया विथ मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर एंड हाइपोटेंशन। सेप्टिसीमिया यानी ब्लड का इन्फेक्शन, और ब्लड के इन्फेक्शन के साथ साथ उस मरीज को जो सिम्टम्स उभर कर आते हैं वो है फीवर और हाइपोटेंशन। इसके बाद पैथोजेनेसिस के बाद अब देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सबसे पहले पेशेंट का हम हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें टीएलसी में हमको नॉर्मल मिलेगा, परंतु अगर किसी इन प्रकार का इन्वेशन है जैसे सेप्टिसीमिया है या फिर सेप्टिसीमिया है या पायोजेनिक इन्फेक्शन है तो हमको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। बाकी अगर सिर्फ डायरिया डिसेंट्री है तो ल्यूकोसाइटोसिस नहीं मिलेगा। डीएलसी में देखने पर हमको न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल हमको अधिक संख्या में मिलेंगे, मोर देन 80%। दूसरा टेस्ट हम करेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम स्पेसिमेन लेंगे। स्पेसिमेन कलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लीजन, फ्रेश सैंपल ऑफ मिड स्ट्रीम यूरिन इन यूटीआई, फीसेस इन डायरिया, पस इन पायोजेनिक इन्फेक्शन, सीएसएफ इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। तो स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने का आधार हमारा लीजन रहेगा कि किस प्रकार का लीजन है, उसको यूटीआई है, डायरिया है, इन्फेक्शन है या सेप्टिसीमिया है। उस कंडीशन पर हम उस सैंपल को वैसे ही कलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर उसको यूटीआई है तो मिड स्ट्रीम ऑफ यूरिन कलेक्ट करेंगे, अगर उसको डायरिया डिसेंट्री है तो उस स्टूल टेस्ट करेंगे, पायोजेनिक इन्फेक्शन है, एब्सेस वगैरह है तो पस कलेक्ट करेंगे, अगर मेनिंजाइटिस है तो सीएसएफ कलेक्ट करेंगे। Microscopy. The specimen like urine, CSF and other body fluids are centrifuged. Centrifuged deposits show fair number of pus cell and bacteria. Gram stain smear of these deposits shows large number of pus cells with short gram negative bacilli. द स्पेसिमेन, सबसे पहले हम स्पेसिमेन के रूप में यूरिन, सीएसएफ या दूसरे शारीरिक तरल को इकट्ठा करेंगे और उसे सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमको डिपॉजिट के रूप में भारी मात्रा में पस सेल और बैक्टीरिया मिल जाते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपरी तरल को फेंक देंगे और नीचे तलछटी पर बैठे हुए गाढ़े पदार्थ को यानी कि पस सेल और बैक्टीरिया का हम स्टेन करेंगे, ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन करने के बाद हमको लार्ज नंबर ऑफ पस सेल और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई आसानी से दिख जाता है विथ पेरिट्रैकस फ्लैजिला। अब इतनी सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम है, अगर डायरिया डिसेंट्री है तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करेंगे ताकि उसको रिहाइड्रेट किया जा सके, उसके शरीर में तरल की मात्रा बनाई जा सके। डॉक्सीसिलिन और सल्फा ग्रुप की जो मेडिसिन है उसको दिया जाता है, ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, द सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हैव नाउ बिकम द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ जीआईटी इन्फेक्शन। ये जो है ना सिर्फ ई कोलाई बल्कि सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हम टाइफाइड में भी देते हैं, यानी कि साल्मोनेला टाइफी के केस में भी, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। सो it is all about E. coli. Thank you.